मेरा जो कज़न था इंग्लैंड के अंदर, उसका नाम था नासिर शाह। वो गुज़िश्ता 15-20 साल से मेरी ही एक कज़न से शादी करने के बाद वहाँ पे शिफ्ट हो गया था और उसके 3 बहुत प्यारे बच्चे थे और वो खुद पार्ट्स की शॉप करता था। मैंने जब गाड़ियों का काम शुरू किया तो उसको इन्वॉल्व कर लिया था। फिर मैं जापान से जब ये मेरे साथ हादसा हुआ, ये श्रीलंकन वीर सिंह मेरा पैसा लेके भाग गया, तो मैं एक बहुत बड़े होल के अंदर चला गया था। लेकिन मैंने अपने आप को डिप्रेशन में जाने से रोक लिया था और मैं दोबारा मेहनत करके इस काबिल हो गया था कि अब मैं दोबारा एक्सपोर्ट कर सकूं। जो मेरी गाड़ियां इंग्लैंड में थी, मैं फौरी तौर पे वहां पहुंचा और कुछ गाड़ियां और भी चढ़ा दी, 4 या 6, मुझे सही से याद नहीं है। उसके बाद मैं इंग्लैंड के अंदर पहुंचने के बाद जब रात को मैं उन्हीं नासिर के घर पे ही रुकता था, क्योंकि वो उसकी वाइफ भी मेरी बहन थी, छोटी कज़न थी और उसके बच्चे भी मुझसे काफ़ी हिले हुए थे। मैं हर 2 महीने में जाता था इंग्लैंड। फिर मैंने नासिर को रात को कहा, खाने के बाद जब हम बैठे तो मैंने नासिर को कहा कि नासिर, हमें जो है कल या परसों आयरलैंड के लिए जाना है। उसने कहा आयरलैंड? भाई आयरलैंड जा क्या करोगे? वो मुझे अपने बड़े भाइयों की तरह डील करता था। हालांकि हमारी एज एक ही थी और पाकिस्तान में, क्योंकि वो मेरा फूफीजाद भाई था, तो पाकिस्तान में कराची में हम जो है ना साथ ही पले बड़े थे। हालांकि वो कश्मीर में पैदा हुआ था, आज़ाद कश्मीर में, और वहाँ से कराची बचपन में ही शिफ्ट हो गया था। और वो मेरी एक और फूफी थी, उनके यहाँ रहता था और हमारे जो रिश्ता था बिल्कुल भाइयों की तरह था। तो बचपन के बाद जब मैं जापान चला गया था, उसी दिनों में ये इंग्लैंड चला गया था। और तो मैंने नासिर को कहा कि हमें आयरलैंड जाना है। तो उसने कहा यार आयरलैंड तो मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ सही पता नहीं है। मैंने कहा मुझे मालूम है, ऐसा करो कल सुबह गाड़ी तैयार करो और उसका सारा चेक कर लो गाड़ी का, और हम लोग कल आयरलैंड निकल रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि गाड़ी से ज़्यादा अगर जहाँ हम उसमें जाएँ प्लेन में तो 40 मिनट 50 मिनट का प्लेन है। मैंने कहा चलते हैं, प्लेन में चलते हैं। फिर हमने उसी टाइम टिकटों का बंदोबस्त किया 4 रात को, और हम सुबह बर्मिंघम एयरपोर्ट से आयरलैंड के लिए रवाना हो गए। ये मैं पहली दफ़ा आयरलैंड जा रहा था। हालांकि मैं काम आयरलैंड में सप्लाई कर रहा था गुज़िश्ता कई साल से, लेकिन मैं पहली दफ़ा आयरलैंड जा रहा था और हम लोग आयरलैंड गए। उस ज़माने में आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान में कोई सरहद नहीं होती थी। यानी अगर आपके पास इंग्लैंड का वीज़ा है तो आप आयरलैंड जाएं, जितना अरसा इंग्लैंड का वीज़ा है आप आयरलैंड में भी रुक सकते हैं। एक तरह से उनकी कॉलोनी थी और गोरों के लिए और जो इंग्लैंड के लोग थे उनके लिए कोई वीज़ा, कोई पाबंदी, कुछ भी नहीं था, इमिग्रेशन ही नहीं थी। खैर हम वहाँ उतरे, आराम से बाहर निकल गए, कस्टम से सामान उठाया जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट में होता है। अब बहुत सख्ती हो गई है। उसके बाद मैं जब बाहर निकले एयरपोर्ट के तो मैंने बोला कि नासिर ऐसा करते हैं कि रेंटर कार ले लेते हैं। फिर हम रेंटर कार पे गए और रेंटर कार ले ली और रेंटर कार में बैठ के हम हाईवे पे चढ़ गए। अच्छा, जाने से पहले मैंने फ़ोन करके एक हाउस स्टे होता है जब वहाँ पर ना, कि आपको गोरे जो है ना अपने घर का एक कमरा दे देते हैं किराए पे, और वो ब्रेकफास्ट वगैरह भी उसमें इंक्लूड होता है। तो वो मैंने बुक कर लिया था। खैर वो एड्रेस वगैरह, उस ज़माने गूगल नहीं होता था, एड्रेस वगैरह ढूंढते हुए हम डबलिन में उस जगह मुकाम पे पहुंचे और वहाँ पर हमें वो बिल्डिंग मिल गई। हम लोग ऊपर गए, हमने घंटी बजाई तो एक बूढ़ी औरत गोरी थी, उसने खोला। मैंने नाम बताया अपना, उसने बोला हाँ मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, आ जाओ। फिर हम लोग अंदर चले गए और उसने हमें हमारा कमरा दिखा दिया। उसमें 2 बेड लगे थे, बहुत साफ़ सुथरा खूबसूरत, घर के अंदर का कमरा था, ज़ाहिर खूबसूरत था। फिर उसने बताया कि फर्स्ट फ्लोर पर जब आप सुबह होगे ना तो हम 7 बजे से नाश्ता शुरू करते हैं, 7 से 8:30 बजे तक। खैर हम रात को वहाँ रुक गए तो उसने मुझसे कई दफ़ा पूछा कि भाई यहाँ पे क्या करोगे आप? हम लोग आ तो गए आयरलैंड। मैंने कहा तुम इसकी फिक्र ना करो, जो होगा अल्लाह बेहतर फरमाएगा। हालांकि मेरे पास आयरलैंड में गाड़ी चढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। जब तक मेरी इंग्लैंड की गाड़ियाँ जो 8-10 गाड़ियाँ हो गई थी वो बिक जाती तो कुछ होता। बहरहाल वहाँ गाड़ियाँ बिक रही थी इंग्लैंड में, क्योंकि नासिर की जो बीवी थी शाज, वो गाड़ियाँ बेच रही थी। मतलब वो फ़ोन अटेंड कर लेती थी और वो कस्टमर को डील कर लेती थी, वो वहीं पैदा हुई थी, तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं थी कोई। फिर हमने आयरलैंड के अंदर जाके सुबह उठ के और एक वकील को ढूंढा, उसके ज़रिए एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई।
कंपनी रजिस्टर्ड कराने के बाद उसी वकील ने हमें बताया कि आपको कंपनी रजिस्टर्ड तो हो जाएगी, मगर आपको यहाँ रिहाइश के लिए जो है ना परमानेंट वीज़ा चाहिए होगा। तो मैंने उसको कहा कि हाँ ठीक है, आप मेरा वीज़ा अप्लाई करो। तो उसने थोड़ी सी मालूमात की हमारे बैठे बैठे ही, और फिर उसने हमें बताया कि मैंने मालूम किया तो ये कहते हैं कि परमानेंट जो है ना आपको यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप कारोबार सेटल करने आए हो तो आपको डायरेक्ट नेशनलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। उस ज़माने का यही कुछ रूल होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए तैयार हैं। मैं, नासिर नहीं, भारत कंपनी मैंने अपने नाम से बना ली और मैंने दूसरे दिन का टाइम रखा और दूसरे दिन जाके जब मैं होम अफेयर गया और वहाँ पर मैं नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए बात की कि भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, जापान से आया हूँ, उस वक्त मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी था। तो वो जो इमिग्रेशन अफसर जिसने मेरा इंटरव्यू लेना था ना, तो उसका नाम था एंड्रे। तो एंड्रे ने मुझे कमरे में बुलाया और कमरे में बुला के मुझे कहने लगा कि ये आपकी फ़ाइल है। मैंने कहा जी हाँ मेरी फ़ाइल है। तो उसने मुझे कहा कि आप ये जो बिजनेसमैन का ड्रामेबाजी कर रहे हो इसको छोड़ो यार, सीधी सीधी बात करो। आप यहाँ जॉब करने के लिए आए हो और आप हमारा पासपोर्ट लेना चाह रहे हो। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा नहीं एंड्रे, मैं जो हूँ बिजनेसमैन हूँ और मैं जापान से आया हूँ और मैं यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करके अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ। ये मेरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे लॉयर ने अप्लाई करे। अच्छा, जो मेरा लॉयर था ना, वकील जो था वहाँ, वो प्राइम मिनिस्टर का लॉयर था, बहुत बड़ा लॉयर था वो। तो उसका नाम से वो जानता था। तो उसने कहा हाँ आपके पास लॉयर तो बहुत बड़ा है, मगर ये कि आप आयरलैंड में रहने के लिए ना आपको नेशनलिटी अप्रूवल पहले नेचुरलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप पेपर जो दे रहे हो ना, मुझे मेरे हिसाब से सारे पेपर जाली हैं आपके। पाकिस्तानी यहाँ आते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं जिनको इंग्लैंड में जॉब नहीं मिलती। तो वो लोग ज़्यादातर हमारे आइलैंड में आ जाते हैं और आइलैंड में आके ना यहाँ पर नेशनलिटी के चक्कर के अंदर वो पड़े रहते हैं। इनको जॉब तो मिलती नहीं है, क्योंकि हम लोग फॉरेनर्स को जॉब बहुत कम देते हैं डॉक्टर्स के महकमे में ना, शोबे में। तो उसके बाद हमने जो है वो बहरहाल उसको समझाया कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उसने मुझे बहुत जलील किया। उसने कहा सारे पाकिस्तानी इंडियंस यहाँ मुंह उठा के आ जाते हैं, अब तू नया ड्रामा लेके आ गए हो यार कि मैं बिजनेसमैन हूँ। खैर मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन तुम इससे कोई उम्मीद मत रखना। तो मैंने कहा मुझे उम्मीद तुमसे नहीं है, तुम्हारे कंट्री से या महकमे से नहीं है, मुझे उम्मीद अपने कारोबार से। जब तक मेरा कारोबार है मैं यहीं रहूँगा और जब नहीं होगा तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। खैर अच्छा, उसके बाद एक रूल मेरे पर अप्लाई हो गया कि अगर आप रेजिडेंसी अप्लाई कर देना तो आप फिर आयरलैंड छोड़ के जा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि 3-3.5 साल लगेंगे इसमें ना। 3 साल तक आप, जब तक नेशनलिटी का पेपर यस और नो आपके हाथ में ना आ जाए, जब तक आप छोड़ के जा नहीं सकते मुल्क को। मेरा मसला ये था कि मेरे बच्चे अमेरिका में थे, मेरा कारोबार जापान में था, तो मुझे तो जाना ही जाना था। अच्छा, इंग्लैंड और आयरलैंड के दरमियान में कोई सरहद नहीं थी, यानी आयरलैंड से आप इंग्लैंड आराम से जा सकते थे। तो उसी वक्त में मैंने ये सोचा कि मैं अगर यहाँ से गाड़ी के ज़रिए स्कॉटलैंड जाऊँ, नॉर्दर्न आयरलैंड, और वहाँ पे स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट से अगर फ्लाई करूँ तो मैं जो है लंदन एयरपोर्ट आ सकता हूँ, हीथ्रो, और हीथ्रो से मैं कहीं भी जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इंग्लैंड का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा था। तो इस तरह का रूट मैंने जहन में बना लिया और मैंने कंपनी अपनी पूरी रजिस्ट्रेशन तो करा ली थी। उसके बाद मैंने जगह ढूंढी और जगह वाले को बोला कि मैं अगले महीने आके ये जगह लूँगा, छोटी सी जगह जिसके अंदर 30-40 गाड़ी खड़ी हो सकती थी होलसेल के लिए। फिर मैं तमाम डीलरों के पास अपना कार्ड लेके गया कि मैं जापान से आया हूँ और मैं गाड़ियाँ सप्लाई करना चाहता हूँ। तो मुझे अच्छे खासे ऑर्डर मिल गए, वहाँ से बहुत अच्छे ऑर्डर मिल गए। मुझे को तकरीबन 200-250 गाड़ी का ऑर्डर मिल गया और हर एक आदमी 50% पहले देने पे तैयार था। उस जमाने में आयरलैंड का काम जापान में कोई भी नहीं करता था। मेरे ख्याल एक आध कंपनी थी जो मुझे बाद में पता चली जो करती थी, बाकी कोई भी नहीं करता था आयरलैंड का काम, जानते ही नहीं थे। फिर मैं आयरलैंड के लिए ख़रीदारी के लिए इंग्लैंड हीथ्रो के ज़रिए वापस जापान की तरफ रवाना हो गया। ये मेरी पहली कामयाबी हुई इस दफ़ा।